हेलो एंड वेलकम टू लीगल फेज यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो रिसेंटली काफी हाईलाइटेड हुआ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट वर्किंग वुमेन को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द डिलीवरी फाइनेंशियल एंड जॉब लॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी एक्ट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द मैटरनिटी एक्ट 1961। Maternity Act provide protection and support to women employees during and after the pregnancy. See, इसका एम है फाइनेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट लॉस से प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड। 12 दिसंबर 1961 को ये इन्फोर्स में आया था और ये हर उस फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है जहां भी 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। ये होल इंडिया में एक्सटेंड करता है और ये जो जिन प्रिंसिपल पे काम करता है वो है सोशल जस्टिस के, जनरल इक्वालिटी के एंड हेल्थ प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स पे। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ये प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी ऑफ मदरहुड एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन से प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। ये एक सेफ गार्ड है एम्प्लॉयमेंट का कि अगर मैटरनिटी के दौरान अगर किसी वुमेन को छुट्टी लेनी पड़े तो उसे एम्प्लॉयर ना निकाल पाए, उसके लिए सेफ गार्ड है। प्रोवाइड पेड लीव ड्यूरिंग द प्रीनेटल एंड postnatal period so that women can rest and recover without financial hardship। यानी कि बिना किसी टेंशन के एक वुमेन अपनी रिकवरी कर सके, रेस्ट कर सके, उसे कोई टेंशन ना हो कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, तो वो पेड लीव भी प्रोवाइड करता है। और ऑल ओवर बोला जाए तो ये एक्ट रिफ्लेक्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर एंड स्टेट कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट वर्किंग मदर्स। इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 एंड मोर पर्सन, यानी कि 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज, माइन, प्लांटेशन, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर एम्प्लॉयड हैं तो वहां ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। नोटिफाई करता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को तो वहां भी ये एप्लीकेबल होगा। ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? जहां भी ईएसआई एप्लीकेबल है वहां ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ईएसआई में कवर है उसे मैटरनिटी नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ईएसआई में कवर है तो उसे ईएसआई के थ्रू मैटरनिटी लीव मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ईएसआई है तो ये आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। ईएसआई के अंडर प्रोविजंस है इसमें मैटरनिटी लीव मिलती है, उनके थ्रू आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी, बट इस एक्ट में नहीं मिलेगी बिकॉज ये दोनों से नहीं ले सकते। ये एक्ट मेनली उनके लिए जो ईएसआई में कवर नहीं होते, उनकी सोशल प्रोटेक्शन के लिए, उनकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अगर आप ईएसआई में कवर हैं तो आप तो ईएसआई से मिल ही जाएगा, लेकिन आप उससे नहीं हैं तो उसके लिए ये एक्ट बैन है। सेक्शन 4, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। No employer shall be employ a woman during the 6th week immediately following her delivery or miscarriage. Similarly, no woman shall work during the prohibited period. This ensure proper rest, recovery, and protection of maternal health। सीधी सी बात है, ना तो कोई एम्प्लॉयर किसी भी वुमेन को डिलीवरी के बाद 6 वीक तक ना एम्प्लॉय कर सकता है, यानी कि अपनी जॉब पे नहीं बुला सकता, ना ही वुमेन कोई काम कर सकती है। अगर वो चाहे, वो खुद भी चाहे तब भी नहीं कर सकती। ये प्रोहिबिट करता है सेक्शन 4 और ये काफी अच्छा सेक्शन है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, सेक्शन 5 बात करता है एलिजिबिलिटी। To claim maternity benefit, the woman must have worked for at least 18 days in a 12 weeks। ये सिंपल सा कहता है कि उस वुमेन को 80 दिन से ज्यादा काम करा हुआ होना चाहिए, तभी वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल होगी। नॉर्मली कहा जाए
तो ये जो 12 मंथ्स हैं वो प्रीसीडिंग हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट हैं। सेक्शन 5 बात करता है एलिजिबिलिटी की। To claim maternity benefit, the woman must have worked for at least 18 days in a 12-month preceding her expected delivery date. एग्जाम्पल के लिए एक वुमेन है, उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जनवरी है, तो यानी कि 12 मंथ हो गए पिछले दिसंबर, ठीक है, प्रिसीडिंग, और उसे यानी कि उसे पिछले दिसंबर से अब तक जब भी वो अप्लाई करती है उसे 80 दिन काम करना होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये टेम्परेरी डेली वेजेस या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर पे भी एप्लीकेबल है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम उन वर्कर्स को या उन फीमेल वर्कर को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ लीव सेक्शन 5 क्लॉज 3। 2017 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया था इस मैटरनिटी एक्ट में। उससे पहले 12 वीक्स की मैटरनिटी थी, लेकिन अब 2017 के बाद से 26 वीक्स की है टू सर्वाइविंग चिल्ड्रंस के लिए, और 2 के बाद थर्ड चिल्ड्रन के लिए या थर्ड या फोर्थ जो भी होंगे उन पर 12 वीक्स की मैटरनिटी मिलती है। अगर अडॉप्शन का केस है तब भी 12 है, या फिर सरोगेसी के थ्रू होता है तब भी 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव आप अवेल कर सकते हैं। ये एक्ट ये भी कहता है कि आप 8 वीक यानी कि 6 वीक तो आप ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप 8 वीक की भी लीव ले सकते हैं डिलीवरी से पहले, ठीक है। 6 वीक की तो आप ले ही सकते हैं, बट मैक्सिमम आप 8 वीक की पहले ले सकते हैं, और बचे हुई 18 वीक की आप बाद में ले सकते हैं। पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, तो वुमेन आर इंटाइटल्ड टू फुल वेजेस ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड। वुमेन को फुल वेजेस मिलेंगे। अगर ये सही में हम देखते हैं तो वहाँ पे 90% वेजेस मिलते हैं, बट मैटरनिटी बेनिफिट में आपको 100% वेजेस मिलते हैं। जो कैलकुलेशन होता है वेजेस का, वो लास्ट 3 मंथ ऑफ एक्चुअल वर्क पे किया जाता है। यानी कि अगर आपने जो एक्चुअल वर्क किया है, जो आपकी सैलरी बनी है लास्ट 3 मंथ की, उसका जो एवरेज डेली वेजेस आएगा वो आपको मिलेंगे। और ये मेनली 2 इंस्टॉलमेंट में पेड होता है, बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी। जब आप इंटीमेशन करते हैं प्रेगनेंसी का, तब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको एम्प्लॉय पेड करेगा, और जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा या फिर मिसकैरेज होता है, तो उसका पेमेंट वो प्रूफ ऑफ बर्थ या प्रूफ ऑफ मिसकैरेज जब भी आप सबमिट करेंगे एम्प्लॉयर को, तब वो देगा। सेक्शन 6 ये बोलता है कि एम्प्लॉयर कैन नॉट डिनाई पेमेंट वंस एलिजिबिलिटी इज प्रूवन, यानी कि एक बार एलिजिबिलिटी हो जाती है, वुमेन अगर एलिजिबल है तो एम्प्लॉयर किसी भी कंडीशन में डिनाई नहीं कर सकता। सेक्शन 8 मेडिकल बोनस। If no free prenatal or postnatal care is provided by the employer, woman is entitled to मेडिकल बोनस। और ये मेडिकल बोनस कितना होगा? 3,500 होगा, और ये इंक्रीज भी हो सकता है बाय द गवर्नमेंट। और ये मैटरनिटी लीव से, मैटरनिटी बेनिफिट से बिल्कुल सेपरेट है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मैटरनिटी बेनिफिट जो उसको पेमेंट करा है उसमें आप इसको एडजस्ट करो, तो ये बिल्कुल सेपरेट है। ये क्लियरली नोटिफाई किया गया है इस एक्ट में, सेक्शन 8 में। इसके अदर प्रोविजन की बात की जाए तो सेक्शन 9 बात करता है मिसकैरेज की। जो अगर मिसकैरेज होता है तो 6 वीक की लीव विद वेजेस प्रोवाइड होंगे। लीव विद इलनेस सेक्शन 10, अप टू 1 मंथ ऑफ इलनेस अराइज फ्रॉम प्रेगनेंसी, डिलीवरी और मिसकैरेज। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क फ्रॉम होम, 2017 के अमेंडमेंट से ये आया, एम्प्लॉय में परमिट वर्क फ्रॉम होम आफ्टर मैटरनिटी लीव। यानी कि अगर दोनों का कंसेंट है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, तो आप डिलीवरी के बाद वर्क फ्रॉम होम के लिए ट्राई कर सकते हो, बट इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। सेक्शन 11 नर्सिंग ब्रेक की बात करता है कि एवरी वुमेन returning to the work is entitled to break per day to nurse her child. Section 11 nursing break. Every woman returning to work is entitled to break per day
wealth in until the child reach 15 months of age, यानी कि जब तक वो 1 साल 3 महीने का नहीं रहता तब तक वो 2 नर्सिंग ब्रेक ले सकती है। क्रैच फैसिलिटी सेक्शन 11A सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन मैं कह सकता हूँ इसको, बिकॉज ये सेक्शन अपने आप में ही एक कंट्रोवर्सी है। बिकॉज सबसे पहले ये सेक्शन आया 2017 के अमेंडमेंट से। आप इससे पहले का वर्जन देखोगे तो 11 सेक्शन था, बस 11A नहीं था। तो ये 11 के एडिशनल में दिया गया है। सबसे पहले ये क्या कहता है इसको देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग सेक्शन बना है। तो एवरी एस्टेब्लिशमेंट with 50 or more employees must provide a crèche facility within a prescribed distance. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि एम्प्लॉयज की बात कर रहा है, ठीक है। ये किसी भी जेंडर को डिस्कस नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, ध्यान दीजिएगा एम्प्लॉयज की बात की जा रहा है, वुमेन एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा है। बात ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर 50 वुमेन्स हो जाएंगी, कई कई तो एचआर भी ये समझते हैं कि जब तक 50 वुमेन नहीं हो जाती हम क्रच की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है, जैसे ही वो मेल हो या फीमेल हो, जब भी 50 आपको हो जाते हैं ना, आपको क्रचेस की फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी, आपको क्रच देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप चार, एक वुमेन एम्प्लॉय को अलाउ है 4 विजिट पर डे कि वो क्रच में जा सकती है और रेस्ट कर सकती है। और ये इसमें रेस्ट भी इंक्लूड है, और ये 15-15 मिनट के हैं, मैक्सिमम 15 मिनट ही कर सकते हो, ठीक है। इस एक्ट की शायद बोल सकते हैं जो मेन सेक्शन है वो सेक्शन 12 है, जिस पर पूरा एक्ट, जिसके लिए प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं हम, वो प्रोटेक्शन किस सेक्शन से आता है, वो सेक्शन 12 से आता है। और वो सेक्शन 12 बोलता है कि आप प्रोहिबिट करता है ऑफ डिसमिसल, यानी कि एम्प्लॉयर पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि वो एक वुमेन वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को ना निकाल पाए जब वो मैटरनिटी लीव पर है या मैटरनिटी में जाने वाली है या वो इंटीमेशन कर चुके हैं या वो एलिजिबल हो गई है। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मुझे पता है कि मेरे पास एक फीमेल वर्कर है और कुछ वो प्रेगनेंसी का मुझे आइडिया हो गया है कि, तो मैं उसे निकाल ही दूंगा, बिकॉज मुझे उसे 26 वीक के बिना किसी वर्क के उसे सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी टर्मिनेशन, डिसमिसल ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड वॉइड होगा और उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है सेक्शन। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय, duties of employer: maintain, register, record and notice as per act, display abstract of the act and rule in visible areas, ensure timely payment of benefit, provide medical and nursing support as applicable, do not penalize or demote a woman for maternity reason। इसकी पेनल्टी की बात की जाए तो सेक्शन 21 पेनल्टी की बात करता है कि अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उसे 1 साल की जेल या 5,000 का जुर्माना है। अगर कंटिन्यू ऑफेंस करता है तो एडिशनल फाइन पर डे का है। अब 2017 की जो हम बात कर रहे हैं तो उसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट देख लेते हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहला पॉइंट है एक्सटेंडेड पेड लीव फ्रॉम 12 to 26 वीक्स इंक्लूडिंग अडॉप्टिंग एंड कमर्शियलिंग मदर, यानी कि जो सैरोगेसी से बच्चे पैदा होते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दिया गया। केस फैसिलिटी को मैंडेटरी किया गया। और रिसेंटली एक केस काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ 2025 में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2025, the court held that maternity is a fundamental reproductive right and cannot be denied even for third child.
women's dignity and equality under 21। थर्ड भी चाइल्ड है तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ये इक्वलिटी, ये डिग्निटी का राइट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, तो कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया। चैलेंजेस हैं जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट होने से रोकते हैं, वो कुछ चैलेंजेस हैं। अवेयरनेस नहीं है, छोटे जो बिजनेसेस हैं उनमें इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कठिन है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है, और मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की मशीनरी नहीं है जो और स्ट्रांग हो सके। कंक्लूजन की बात की जाए तो ये एक माइलस्टोन एक्ट है जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी फॉर वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ राइट्स, इंकरेज करता है जेंडर इक्वलिटी को एंड सपोर्ट्स फैमिली वेलबींग्स। तो इस एक्ट को कहा जा सकता है कि empowerment mothers, strong workforce, and healthier nation. This is the act. Watching this video, I hope this video help for you, and please like, share, and comment